एक जमाने का जिक्र है यहाँ से बहुत दूर। एक खूबसूरत लड़की रहा करती थी जिसका नाम था सिंड्रेला। जब सिंड्रेला की वालिदा इंतकाल कर चुकी थी तो सिंड्रेला के वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी जिसका नाम था लेडी पफी। लेडी पफी की दो बहुत ही चालाक और जेलस बेटियां थीं। वो दोनों हर वक्त लड़ते रहते थे, यहाँ तक एक हेयर ब्रश के लिए भी। छोड़ दो, मैंने कहा छोड़ दो इसे। छोड़ दो इसे, ये मेरा है। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा है। एक दिन सिंड्रेला के वालिद को एक लंबे सफर के लिए निकलना था और लेडी पफी ने इसका फायदा उठाते हुए सिंड्रेला से सारे घर के काम करवाए। बेचारी सिंड्रेला पूरा घर साफ कर रही थी। वो लकड़ियां फायरप्लेस तक लेके गई और उसने पूरे घर के लिए खाना भी बनाया। लेडी बफी और उसकी बेटियां सिंड्रेला से बहुत बदतमीजी से पेश आने लगी। सिंड्रेला बहुत गंदी है, इसे हमारे कमरे में मत सुलाया करें। तुम हमारे कमरे में सोती हो इसलिए हमें बुरे ख्वाब आते हैं। तुम यहाँ मेरी बेटियों को परेशान करती हो। जाओ जाके अपने लिए सोने का दूसरा बंदोबस्त करो। बेचारी सिंड्रेला एक बहुत ही मिट्टी से भरे कमरे में बैठ गई। वो एक छोटी खिड़की में से गार्डन की तरफ देखने लगी और जब भी वो खिड़की में जाती स्नो वाइट की दोस्त पिजन वहाँ आ जाती। हेलो प्यारे पिजन। थोड़े दिनों बाद जब वो अपना कमरा साफ कर रही थी सिंड्रेला को दो चूहे नजर आए। तुम दोनों कौन हो? हाय, मेरा नाम चिटर है। और मेरा नाम है मोज़रेला। और मैं हूँ सिंड्रेला। मुझे पता है तुम लोगों को चीज बहुत पसंद है। मेरे पास तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो यहाँ इसे 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं। मगर यहाँ पर तो एक खतरनाक बिल्ली है। अरे उस बिल्ली का नाम है पेपू। कल सबसे पहले मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता बनाऊंगी। अगली सुबह सिंड्रेला बगैर आवाज किए किचन में गई। खतरनाक बिल्ली पापू चूहों के घर के दरवाजे की तरफ बैठकर चूहों का इंतजार कर रही थी। सिंड्रेला ने बगैर आवाज किए कुछ चीज के टुकड़े उठाए और वापस जाने लगी। लेकिन तभी लेडी पफी की बेटी ने उसे पकड़ लिया। तुम्हारे हाथ में ये क्या है और तुम कहाँ जा रही हो इसे लेके? ये थोड़ी सी चीज है मेरे नाश्ते के लिए। अम्मी, सिंड्रेला हमारा खाना चुरा रही है। मैं चोरी कर रही हूँ? मैं कभी भी कुछ भी चोरी नहीं कर सकती। तुम चोरी करके झूठ बोल रही हो। दोनों चूहे सीढ़ियों से नीचे उतरे और किचन की तरफ भागने लगे ताकि वो उस लेडी पफी की बेटियों को डरा सकें। अरे नहीं, चूहे! आओ, मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है। यहाँ एक नहीं 2 चूहे हैं। अम्मी बचाएं! लेडी पफी उन दोनों चूहों को बस पकड़ने ही वाली थी, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हो गई। एक सिपाही तशरीफ लाया। कल महल में एक बहुत बड़े जश्न का इनेकाद किया गया है। शहजादे के लिए शहजादी का इंतखाब होना है। हर शहर की लड़कियां जो शादी के अहल हैं वहां पे आएं। जैसे ही उन्होंने पार्टी का नाम सुना सिंड्रेला की सौतेली बहनें जल्दी से अपने कमरे की तरफ जा पहुंची और उस शाम के लिए वो अपने कपड़े निकालना शुरू हो गए। और लेडी पफी भी यही चाहती थी कि उसकी बेटियां खूबसूरत लगें। इसीलिए लेडी पफी की दोनों बेटियों ने सिंड्रेला को अपने लिए नए कपड़े सीने को कहा। तीसरा दिन आन पहुंचा। सिंड्रेला बहुत थक चुकी थी। उसके दोस्तों ने भी उसे जगाने की बहुत कोशिश की। सिंड्रेला उठो, तुम्हें जाना है, आंखें खोलो।
लेकिन मेरे पास तो कोई ड्रेस भी नहीं है और ये कपड़े मेरे गंदे हो रहे हैं। अपनी आंखें बंद करो सिंड्रेला, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। दोनों चूहे सिंड्रेला को कमरे के बीच में ले गए। व्हाइट पिजन ने उस सफेद कपड़े को हटाया। टन टन। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ये कितना अच्छा लग रहा है। सिंड्रेला ने अपने नए कपड़े पहने और अपने बाल बनाए और नीचे की तरफ चली गई। लेकिन सिंड्रेला की दोनों बहनें उसे देखकर बहुत जेलस होने लगीं। लेडी पफी ने जब देखा कि सिंड्रेला इतनी खूबसूरत दिख रही है तो वो नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला पार्टी में जाए, तो उसने फायरप्लेस के अंदर कुछ बीन्स डाले और सिंड्रेला को कहा कि अगर वो ये उठा सकती है तो वो पार्टी में जा सकती है। अगर तुमने 5 मिनट के अंदर अंदर इस फायरप्लेस में से बीन्स उठा ली तो फिर तुम हमारे साथ आ सकती हो। सिंड्रेला को उस पार्टी में कुछ भी कर जाना था और इसीलिए वो बीन्स को उठाने लगी। उसके छोटे दोस्तों ने उसकी मदद करना चाही और 5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने उन बीन्स को उठाकर वापस बाउल में रख दिया। सिंड्रेला जल्दी से लेडी पफी के पास गई जो कि जाने ही वाली थी और उसने उन्हें बॉल दिखाया। लेडी पफी अभी भी नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला पार्टी में जाए और इस बार उसने सिंड्रेला के गंदे कपड़ों को अपना निशाना बनाया और वो सिंड्रेला को छोड़कर चले गए। सिंड्रेला को घर पर छोड़कर पार्टी की तरफ। बेचारी सिंड्रेला बहुत उदास थी। वो गार्डन में बैठकर बहुत देर तक रोई, एक पेड़ के नीचे बैठकर, और वो पेड़ उसकी माँ ने उगाया था। और तभी वो पेड़ अचानक से हिलने लगा और चमकने लगा और एक खूबसूरत परी सिंड्रेला के सामने आई। मेरा नाम है लियाबेल और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। उदास मत हो, तुम भी उस पार्टी में जरूर जाओगी। लेकिन मैं इस हालत में पार्टी में कैसे जाऊंगी? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। मुझे सिर्फ एक पम्पकिन चाहिए और बाकी चीजें यहाँ पहले से मौजूद हैं। सिंड्रेला अपने हाथ में एक पम्पकिन लेकर वापस आई। वो परी अपना जादू इस्तेमाल करना शुरू हो गई और उस पम्पकिन को उसने एक कोच में बदल दिया। उन चूहों को घोड़ों में और पिजन को एक खूबसूरत से ड्राइवर में। सिंड्रेला को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। लियाबेल, तुमने ये सब कैसे किया? परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और सिंड्रेला को एक खूबसूरत ब्लू ड्रेस दे दिया और उसके पास बहुत ही अच्छे जूते भी आ गए। मैं तो एक शहजादी की तरह लग रही हूँ। शुक्रिया लियाबेल। अब तुम पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। जाओ। परी ने पार्टी में जाने से पहले सिंड्रेला को कुछ बातें बताईं। और याद रहे कि तुम्हें 12 बजे से पहले आना है, वरना जादू खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला ने परी की बात बहुत ध्यान से सुनी और आखिरकार पार्टी की तरफ निकल पड़ी। उस पम्पकिन के कोच ने उस महल के दरवाजे के सामने सिंड्रेला को उतारा। सिंड्रेला अपनी खूबसूरती के साथ महल में जा पहुंची। पार्टी के अंदर तमाम लोग इस सोच में पड़ गए कि इतनी खूबसूरत लड़की आखिर है कौन। लेडी पफी ने अपनी बेटियों को इशारों से बताया कि ये तो सिंड्रेला है। शहजादा लियो सिंड्रेला के करीब आया और उससे सिंड्रेला को देखते ही प्यार हो गया। ऐ खूबसूरत लड़की, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? सिंड्रेला को शहजादे लियो के साथ डांस कर बहुत मजा आ रहा था और वो वक्त के बारे में भूल गई।
जब घड़ी 12 बजाने ही वाली थी, उसे परी की बात याद आ गई। तुम्हें 12 बजे से पहले आना होगा, वरना। सिंड्रेला ने शहजादे को वहीं छोड़ा और महल से जल्दी से भागने लगी। अरे अरे रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तो तुम्हारा नाम तक नहीं पूछा। जब सिंड्रेला सीढ़ियों से नीचे भाग रही थी तो उसके पैर में से उसका एक जूता नीचे गिर गया। इतना वक्त नहीं था कि वो पीछे मुड़ के उस जूते को उठा सकती, तो वो जल्दी से अपनी कोच की तरफ भागने लगी और महल को छोड़ दिया। शुक्र है वो जाते जाते अपनी एक निशानी छोड़ गई। अब मैं इस सैंडल की मदद से उसे ढूंढूंगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो गया। सिंड्रेला वापस अपने कमरे में आ गई। वो शहजादे लियो के साथ बिताए हुए डांस के बारे में सोच रही थी और उसे भी शहजादे लियो से प्यार हो गया था। लेकिन शहजादा लियो उसको उसके गंदे कपड़ों के साथ बिल्कुल नहीं पहचानने वाला था। वक्त गुजर गया और शहजादे ने अपने महल के बराबर में एक कमरा बनाया जिसके अंदर सिंड्रेला का जूता रखा हुआ था। जितनी भी लड़कियां इस शहर में रहती थीं, इस जगह आई और उस जूते को पहनने की बहुत कोशिश की। यहाँ तक कि लेडी पफी और उसकी बेटियां भी उस जगह पर जाने लगी, लेकिन वो सिंड्रेला को लेकर नहीं जाना चाहती थी। तुम घर पे ही रुको, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वो जूता तुम्हारा हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो जूता मेरा या कसांड्रा का होगा। मैं भी तो दुनिया में रहने वाली एक लड़की हूँ, मुझे भी जूता पहनने की इजाजत है। लेडी पफी ने सिंड्रेला की बात को नहीं सुना। उसने सिंड्रेला को घर के अंदर बंद किया और अपनी बेटियों के साथ चली गई। बदकिस्मती से लेडी पफी की दोनों बेटियों को वो जूते नहीं आए। अगर आप इसे थोड़ा सही से पहनाएंगे तो ये मेरे पाँव में सेट हो जाएगा। रात के वक्त जब कमरे की लाइट्स बंद हो चुकी थी, सिंड्रेला अपने घर से बाहर निकली मोज़रेला और चेडर की मदद से। वो उस कमरे की तरफ जा पहुंची जहां पे वो जूता रखा हुआ था। जैसे ही वो जूता पहनने वाली थी, शहजादा लियो वहां आ पहुंचा। रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? तुम जूता खराब कर रही हो। नहीं नहीं, ये मेरा शूज है, ये मेरे पाँव में बिल्कुल सही आ रहा है। ये सच कह रही है, इसका नाम सिंड्रेला है। सिंड्रेला ने वो जूता पैरों में पहना शहजादे लियो के सामने और वो समझ गया कि वो जूता तो सिंड्रेला का ही है वो तुम ही थी और वो खुश था। तुम ही थी उस रात जिसके साथ मैंने डांस किया। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम सिंड्रेला है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी सिंड्रेला? सिंड्रेला ने खुशी खुशी शहजादे लियो को हाँ कर दी, जिससे वो प्यार करती थी। उन्होंने एक बहुत बड़े महल में शादी की और वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे। एक दिन पत्थर दिल हेला ने अपने एक सिपाही को बुलाया। इस शीशे पे से कपड़ा उतारो डंकॉफ। उसका सिपाही बहुत सुस्त था। उसने उसका कपड़ा अपने ऊपर ही गिरा लिया। बेवकूफ, चले जाओ यहाँ से तुम। हेला ने अपने आप को शीशे में देखा और बोला, शीशे शीशे ये बताओ कौन है सबसे खूबसूरत? जादुई शीशे ने जवाब दिया, अब आप इस दुनिया में सबसे खूबसूरत नहीं रही। स्नो वाइट इस दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की है। हेला को बहुत गुस्सा आया। ऐसा नहीं हो सकता, मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता।
पूरा महल उसके गुस्से से हिलने लगा और अब वो चाहती थी कि स्नो वाइट को मार दिया जाए। उसने एक प्लान बनाया और एक सिपाही को बुलाया और बोला कि स्नो वाइट को कहीं दूर ले जाकर कत्ल कर दे और मुझे इसका दिल ला के दो। स्नो वाइट को अपने सिपाही पर भरोसा था और वो उसके साथ जंगल में चली गई। रास्ते में उसे एक जख्मी चिड़िया दिखी और स्नो वाइट ने उस चिड़िया को उठाया ताकि वो उसकी मदद कर सके। उसका सिपाही उस पर पीछे से वार करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना तीर निकाला ताकि वो उसे मार सके। उसने अपना निशाना लिया लेकिन उसको उस पर रहम आ गया और उसने देखा कि उसका दिल कितना साफ है। उसने फैसला किया कि वो उसे नहीं मारेगा। सुनो वाइट, मुझे तुम्हें मारने के लिए यहाँ भेजा गया था कि मैं तुम्हारा दिल निकाल सकूं, लेकिन मुझसे ऐसा ना हो सका। कौन लेना चाहता है मेरा दिल? वही शहजादी हेला। तुम्हें कहीं जाना चाहिए, कहीं छुप जाओ। सिपाही ने हेला से झूठ बोलना चाहा और उसने जंगल में किसी जानवर को मार दिया और उसका दिल निकाल लिया और हेला को ये बताया कि स्नो वाइट मर चुकी है। स्नो वाइट बहुत डर रही थी और वो भागने लगी। वो बड़े बड़े पेड़ों से और उल्लुओं से बच बचाती भागने लगी। वो एक पेड़ के पास आके रुकी और वो सो गई एक अंधेरी डरावनी रात में। जैसे ही सिपाही अपने महल वापस पहुंचा, वो सीधा हेला के पास आया। मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। पत्थर दिल हेला ने वो बॉक्स लिया और उसे ये यकीन हो गया था कि स्नो वाइट मर चुकी है और वो जोर जोर से हंसने लगी। नए दिन की सुबह स्नो वाइट जागी एक खूबसूरत जंगल में और उसके सामने एक बहुत प्यारा छोटा सा घर था जिसके अंदर एक छोटा सा गार्डन भी था, छोटी खिड़कियाँ और एक घंटी भी और एक छोटा गोल सा दरवाजा। स्नो वाइट ने घंटी बजाई पर कोई भी नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाना चाहा, दरवाजा खुल गया और अंदर भी सब कुछ छोटा छोटा था। स्नो वाइट को लगा कि वो किसी टॉय हाउस में है। छोटे बर्तन, छोटे चमचे और छोटे ग्लास। स्नो वाइट को एक छोटे से बर्तन में सूप दिखा। वो बहुत भूखी थी, इसलिए उसने सूप पीना शुरू किया और फिर वो एक छोटे से बेड पर सो गई। थोड़ी सी दूर इस घर के मालिक अपना काम खत्म कर ही चुके थे और घर की तरफ आ रहे थे। जैसे ही वो घर में आए, वो समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो अंदर चुपचाप चलने लगे। किसी ने मेरी ब्रेड खा ली है और किसी ने मेरी प्लेट भी इस्तेमाल करी है। अरे यहाँ तो मेरे बेड पे कोई सो रहा है। कितनी प्यारी लड़की है। अरे 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 पकड़ो, अरे पकड़ो, ले पकड़ो, अरे ले पकड़ो, अरे पकड़ो। वो उठने वाली है। वो कंबल के अंदर छुप गई है। तुम्हें घबराना नहीं चाहिए बेटी, हम लोग 7 बोने हैं। मेरा नाम एस है और ये है जॉली, एंग्री, क्यूरियस, सिली, शाय और लेजी। मेरा नाम स्नो वाइट है। मैं माफी चाहती हूँ घर में ऐसे आने के लिए।
स्नो वाइट ने उन सारे बोनों को अपनी कहानी बताई और वो 7 बोने स्नो वाइट की बातें सुनकर बहुत उदास हो गए। तो उन्होंने फैसला किया कि स्नो वाइट अब उन्हीं के साथ रहेगी। यहाँ से बहुत दूर दूसरे शहर में एक बहुत ही खूबसूरत शहजादा रहता था। उसका नाम था एंथनी। उसको रात में बैठकर आसमान को देखना और तारे गिनना बहुत पसंद था, जो उसको उसके बिछड़े दोस्तों की याद दिलाता था। एक रात उसने आसमान में स्नो वाइट का चेहरा देखा और वो उससे मिलना चाहता था। एक परी ने बताया कि वो मुसीबत में है और उसने उसे एक जादुई नेकलेस दिया। फिर शहजादा एंथनी अपने घोड़े पर बैठा और स्नो वाइट को तलाश करने के लिए निकल पड़ा। और दूसरी तरफ महल में हेला अपने जादुई शीशे की तरफ दोबारा गई। डंक ऑफ, इस शीशे पे से कपड़ा उतारो, मैं अपनी खूबसूरती देखना चाहती हूँ। डंकफ करीब आया और उसने शीशे से कपड़ा उतारा और शीशा टूटने ही वाला था। डंकफ सच में बहुत सुस्त इंसान है। जब भी वो कोई काम करने लगता है तो वो सुस्त हो जाता है और उसे नींद आने लगती है। हेला ने उसे गुस्से से बाहर भेज दिया। जब डंकफ वहाँ से चला गया, हेला ने एक बार फिर से शीशे से पूछा कि कौन है सबसे ज्यादा खूबसूरत। शीशे शीशे ये बताओ, कौन है सबसे खूबसूरत? आप इस दुनिया में सबसे खूबसूरत नहीं रही। स्नो वाइट इस दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की है। नहीं, मुझे लगा कि स्नो वाइट मर चुकी है। हेला पूरी रात जागती रही और प्लान बनाती रही कि कैसे स्नो वाइट को मारा जाए। और थोड़ी ही देर बाद उसके दिमाग में एक बहुत ही भयानक आइडिया आया और वो एक छोटे से रैबिट में बदल गई। सुबह में 7 बोने अपने काम पर जा रहे थे और एक एक करके स्नो वाइट को किस दे रहे थे और स्नो वाइट को समझाया कि जब घर में अकेली हो तो ध्यान रखना। देखो स्नो वाइट, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना। स्नो वाइट गार्डन में चली गई और वो गार्डन में तमाम फूलों को पानी देना शुरू हो गई और उसने देखा कि एक रैबिट उसकी तरफ आ रहा है जो कि जख्मी दिख रहा था। वो उसके पास गई और उसे उठा लिया और उसे घर में ले गई। उसने रैबिट के हाथ पर पट्टी बांधी। उसके बाद उसने उसे अपने बेड पर लिटा दिया। रैबिट ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सो गया, लेकिन जैसे ही स्नो वाइट कमरे से बाहर गई, रैबिट ने अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखा। फिर वो कूदा 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 और वापस उस चुड़ैल हेला में बदल गया और सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हुआ। उसने तकिए में एक पर्पल कलर का जादू डाला और उसे लगा कि स्नो वाइट यहाँ सो जाएगी और मर जाएगी। स्नो वाइट गार्डन में काम करके बहुत थक गई थी और वो सोने के लिए बेडरूम में चली गई। वो बस अपना सर बेड पर रखने ही वाली थी कि स्नो वाइट, स्नो वाइट, स्नो वाइट। उसी वक्त 7 बोने घर आ गए। स्नो वाइट ने उनके लिए दरवाजा खोला। रात का खाना खाने के बाद उन्होंने पूरी रात डांस किया। स्नो वाइट फायरप्लेस के पास सो गई और ये बहुत अच्छी बात थी क्योंकि अब वो उस जहर वाले पिलो पे नहीं सोई थी। जैसे ही हेला वापस आई, डंकफ अभी तक महल में सो रहा था। हेला को लगा कि उसका प्लान कामयाब हो गया है और उसने दोबारा पूछा, शीशे शीशे ये बताओ, कौन है सबसे खूबसूरत? मेरी शहजादी स्नो वाइट है सबसे खूबसूरत, जो 7 बोनों के साथ रहती है। ओह नहीं 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 नहीं, मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए। मैं अब एक ऐसा प्लान बनाऊंगी कि स्नो वाइट को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। थोड़े दिनों बाद जब 7 बोने काम कर रहे थे, तब स्नो वाइट 7 बोनों के कपड़े सी रही थी और फिर उसे दरवाजे पे किसी की आवाज आई। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। स्नो वाइट ने दरवाजे के अंदर से देखा
के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी है जिसके हाथ में बहुत सारे सेब हैं। कौन है आप? सेब ले लो, ये बड़े ही मजेदार सेब हैं, तुम खाना चाहोगी? स्नो वाइट पहले तो बहुत घबरा गई, लेकिन उसे सेब बहुत पसंद थे। ये लो बेटी, खा के तो देखो, ये बहुत ही मजेदार सेब हैं। स्नो वाइट ने वो एप्पल ले लिया जो उस बूढ़ी औरत ने दिया था और एक निवाला लिया। उस सेब में जहर मिला हुआ था। इससे पहले कि स्नो वाइट कुछ बोलती, वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। सड़क के बिल्कुल नीचे शहजादे एंथनी ने अपने घोड़े को एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बांध दिया। शहजादा एंथनी स्नो वाइट को ढूंढने के लिए बहुत परेशान था। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत रास्ते से जा रही थी। वो उससे बात करने ही वाला था, लेकिन अचानक वो बूढ़ी औरत अचानक से हेला में बदल गई। शहजादा और उसका घोड़ा बहुत हैरान हुए और उन्होंने रास्ता पूछने का इरादा बदल लिया। रात को देर से जब बोने घर आए, उन्होंने देखा कि स्नो वाइट अभी भी जमीन पर बेजान पड़ी है। वो बहुत उदास थे और उनके दिल टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उन्होंने एक शीशे का कॉफिन बनवाया, दुनिया की सबसे बड़ी नदी में भेज दिया ताकि सल्तनत के सारे लोगों को पता चल जाए कि स्नो वाइट अब नहीं रही। शहजादा अपने घोड़े के साथ जा रहा था और उसने देखा कि एक कश्ती में कॉफिन है। उसने लड़की का चेहरा फौरन पहचान लिया। शहजादा बहुत उदास था, लेकिन उसने कॉफिन को खोला। उसने वो नेकलेस अपनी जेब से निकाला और स्नो वाइट को पहना दिया। खुदा हाफिज मेरी शहजादी, जहाँ रहो सितारों की तरह चमकती रहो। लेकिन तभी शहजादे ने देखा कि स्नो वाइट हिली। जो नेकलेस उसने पहनाया था वो जादुई नेकलेस था और जैसे ही वो नेकलेस चमका, स्नो वाइट जाग उठी। जब वो जागी तो वो देख के बहुत खुश हुई कि उसके सामने एक खूबसूरत शहजादा खड़ा है। जब वो किनारे पर आए तो वो स्नो वाइट के महल जा पहुँचे। स्नो वाइट और शहजादे एंथनी ने वो सब बताया जो उन्होंने देखा था। जब बादशाह को पता चला कि स्नो वाइट के साथ क्या हुआ था, तो बादशाह ने हेला को महल से बाहर निकाल दिया। बादशाह ने वो जादुई शीशा और हेला के तमाम जादू अपने महल के स्टोर रूम में बंद कर दिए। थोड़े ही महीनों बाद स्नो वाइट और शहजादे को प्यार हो गया, इसलिए ये एक अरेंज मैरिज नहीं थी और महल में बड़े धूमधाम से शादी हुई। सातों बोने शहजादा और स्नो वाइट बहुत खुशी से जिंदगी गुजारने लगे। भेड़िया और 7 बकरी के बच्चे। एक दफा का जिक्र है, एक भेड़िया जो कि हमेशा भूखा रहता था। वो बहुत खाना खाता था, लेकिन उसका पेट कभी नहीं भरता था। मुझे फिर भूख लगी है। तो वो दिन रात जंगल में अपना खाना ढूंढता रहता था। एक दिन भूखे भेड़िए ने एक घर देखा। वो घर में झांकने लगा और जब वो करीब आया तो उसने पेड़ों के बीच में से देखा एक बकरी और उसके 7 बच्चे इस घर में रहते हैं। ये तो मेरे पूरे हफ्ते का खाना है। भूखे भेड़िए ने सुबह होने का इंतजार किया। सुबह के वक्त बकरी अपने 7 बच्चों को अलविदा कहने वाली थी,
मेरे प्यारे बच्चों, मैं बाहर कुछ सामान लेने जा रही हूँ। बहुत ख्याल से रहना और अगर कोई बाहर आए तो दरवाजा मत खोलना। ठीक है मम्मी। बकरी मार्केट के लिए अपने घर से निकल गई और तभी भेड़िया ये सब चुपके चुपके देख रहा था और वो पेड़ के पीछे से निकला। लेकिन बकरी के बच्चों को धोखा देना आसान बात नहीं थी। सबसे अच्छा तरीका इनको खाने का है कि अपना भेष बदल लो। भेड़िया ने सबसे पहले पुराने कपड़े पहने। उसने अपने कान नीचे किए और उसने पेड़ की मदद से अपने नकली सींग लगाए। फिर उसने अपने पैर आटे से भर लिए और उसने एक जगह से एप्पल पाई चुरा लिया। और मैं अपनी आवाज को भी चेंज कर लूंगा, उनकी दादी माँ की जैसी आवाज बनाऊंगा। भेड़िया बकरी के घर पे आया और दरवाजा खटखटाने लगा। बकरी के बच्चे जल्दी से दरवाजे की तरफ भागे। उनमें से एक तो दरवाजा खोलने ही वाली थी, लेकिन दूसरों ने उसे रोका। रुको, तुम्हें ऐसे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। तुम्हें पूछना चाहिए कि बाहर कौन है। कौन है? ये मैं हूँ प्यारी बच्चियों, तुम्हारी दादी। मैं तुम्हें पार्क ले जाने आई हूँ। हमारी दादी अम्मा तो बहुत दूर रहती हैं। तुम वो नहीं हो सकती। ओ, ये बहुत लंबा सफर तय करके आई हूँ मैं। चलो बच्चों, दरवाजा खोलो और पार्क चलते हैं। सारे बकरी के बच्चे नीचे झुके और दरवाजे के नीचे से पैर देखने लगे। देखो, उसके पैर तो बिल्कुल हमारी तरह हैं। हाँ, लेकिन उसके नाखून बहुत बड़े हैं, बिल्कुल भेड़िए की तरह। जब बकरी के बच्चों ने दरवाजा नहीं खोला तो भेड़िए ने उन्हें एप्पल पाई की खुशबू सुंघाई। देखो, मैं तुम लोगों के लिए कितने अच्छे एप्पल पाई बनाकर भी लाई हूँ। जरा इसकी खुशबू तो सूंघो। बकरी के बच्चों ने खुशबू सूंघी और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। कोई भी नहीं समझ पाया कि वो एक भेड़िया है जिसने कपड़े पहने हुए हैं। चलिए दादी अम्मी, जल्दी से पार्क चलते हैं। हम वापस आकर एप्पल पाई खाएंगे। बकरी के बच्चे और भेड़िया चलने लगे। बहुत भूख लग रही है, अब तो रहा नहीं जा रहा। जब भेड़िया चल रहा था तो उसके कपड़े पेड़ की टहनी में अटक गए। भेड़िए के कपड़े उतर गए और बकरी के बच्चे ये सब देखकर हैरान रह गए। जब उन्होंने भेड़िए को देखा, ये भेड़िया है, भागो, भागो, ये भेड़िया है, भागो, भागो। जब भेड़िया समझ चुका था कि वो पकड़ा गया है तो वो वापस पहले जैसा बन गया और वो बकरी के बच्चों को पकड़ने लगा। उसने एक एक कर सारे बच्चों को पकड़ लिया। उनमें से सिर्फ एक बच गया और वो वहां से भाग गया। भेड़िए ने 6 बकरी के बच्चों को अगवा किया और अपने घर ले गया। वो बकरी का बच्चा जो बच गया था अपनी अम्मी को सब बताना चाहता था। दूसरी तरफ बकरी अपने हाथ में एक बास्केट लेके, जिसके अंदर फल और सब्जियां थीं, घर का दरवाजा खुला हुआ था। वो जल्दी से घर में गई, लेकिन उसको अपने बच्चे नजर नहीं आ रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम? मेरे प्यारे बच्चे। हाँ। बकरी बहुत परेशान हो गई और वो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए घर से बाहर चली गई। उसने देखा जमीन पर बहुत बड़े पैरों के निशान थे। अरे नहीं, ये पैर के निशान तो भेड़िए के हैं। उसने थोड़ी देर तक उनका पीछा किया, लेकिन आगे जाकर वो सब मिट चुके थे।
अब मैं क्या करूंगी? भेड़िया मेरे बच्चों को ले गया है। जब बकरी रो रही थी तो बकरी का बच्चा जो भेड़िया से बच गया था उसके पास आया। मामी, क्या हुआ मेरे बच्चे? मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हारे भाई कहाँ हैं? एक भूखा भेड़िया भेष बदल के हमारी दादी की शक्ल में आया था। उसने हम सबको किडनैप कर लिया था। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर आई हूँ। बकरी का बच्चा और बकरी भेड़िया के घर की तरफ निकल पड़े। जब वो घर में आए तो उन्होंने बकरी के बच्चों की आवाज सुनी। ये तो भेड़िए का घर है, हमें बहुत एहतियात करनी होगी मेरे बच्चे। बकरी और बकरी के बच्चे ने एक मंसूबा बनाया जिसकी मदद से वो बच्चों को बचा सकें। वो दोनों दरवाजे पर खड़े हुए और अपने हाथों से एक भालू की परछाई बनाई। घर के अंदर भेड़िया उन बच्चों को बस खाने ही वाला था, लेकिन उसने भालू की परछाई देखी। अरे ये क्या है? ये तो भालू लग रहा है। मैं एक बहुत बड़ा और भूखा भालू हूँ। यहाँ जरूर एक भेड़िया होगा जिससे मेरा पेट भर जाएगा। भागो! भेड़िया ये सोचकर बहुत डर गया था कि भालू उसे खा जाएगा और वो भागने लगा। नहीं, कोई मेरी मदद करे। भालू 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 मुझे खा जाएगा। भागो भागो! भेड़िया को भागते देखकर बकरी के बच्चे बाहर आए और अपनी अम्मी को गले लगा लिया। अम्मी, अम्मी, आप आ गई, आप आ गई। और उसके बाद बकरी और बकरी के बच्चे जंगल में अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजारने लगे, भेड़िए से बहुत दूर। एक जमाने का जिक्र है। एक खूबसूरत सी प्रिंसेस बड़े से महल में रहा करती थी। एक दिन उसके महाराजा डैडी ने उसे सालगिरह के दिन सोने की एक बॉल दी। सालगिरह मुबारक हो मेरी बेटी। शुक्रिया डैडी। प्रिंसेस को ये सोने की बॉल बहुत पसंद थी। वो सारा वक्त इस बॉल के साथ खेलने में गुजार देती थी। एक दिन वो अपनी बॉल लेकर बाहर गई और उसके साथ खेलना शुरू हो गई। प्रिंसेस बॉल से खेलते खेलते एक स्विमिंग पूल में जा पहुंची। वो बॉल को इतनी तेज उछालने लगी कि थोड़ी ही देर बाद वो बॉल को कैच ही नहीं कर पा रही थी और बॉल नीचे गिर के जाने लगी। मेरी बॉल! प्रिंसेस अपनी गोल्डन बॉल को पकड़ने जा रही थी, लेकिन वो बॉल रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार बॉल की रफ्तार हल्की हुई और वो स्विमिंग पूल में चली गई। अरे नहीं! प्रिंसेस स्विमिंग पूल के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। मेरी खूबसूरत सुनहरी बॉल, मैं उसे कैसे वापस लाऊं? अचानक उसको एक आवाज सुनाई दी। ये मेरी प्यारी शहजादी क्यों रो रही है? प्रिंसेस ने आसपास देखा, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि ये आवाज आ कहां से रही है। जब उसने करीब में देखा तो उसने देखा कि उसके बराबर में एक मेंढक खड़ा है जो उसकी तरफ देख रहा है। मेंढक प्रिंसेस की तरफ कूदा और उससे ये सवाल किया। क्या हुआ मेरी प्यारी शहजादी, तुम क्यों रो रही हो? प्रिंसेस बहुत हैरान हो गई जब उसने बोलते हुए मेंढक को देखा। बोलने वाला मेंढक, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता मेरी शहजादी, इसमें क्या बात है? तुम ये बताओ, तुम क्यों रो रही हो? खुद को संभाल कर प्रिंसेस मेंढक को अपनी कहानी बताने लगी। मेरी सुनहरी बॉल जो मेरे डैडी ने मुझे तोहफे में दी थी, वो पानी में गिर गई है। अब मैं उसे कैसे ढूंढूं? मेंढक प्रिंसेस के पैरों की तरफ आया और उसको एक ऑफर दी। मेरी प्यारी शहजादी, मैं जाकर तुम्हारे लिए बॉल लेकर आता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त होगी। प्रिंसेस को कुछ समझ नहीं आया।
तो क्या शर्त है? अगर तुम मेरी दोस्ती कबूल करती हो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे महल में रहूंगा। प्रिंसेस ने इसके बारे में सोचा और उसकी बात मान ली। मेंढक ने पानी में छलांग मारी और पानी के अंदर चला गया। थोड़ी ही देर में मेंढक वो गोल्डन बॉल लेके आ गया। और अपने घर वापस जाने लगी। जैसे ही मेंढक ने देखा कि प्रिंसेस वापस जा रही है, मेंढक उसका पीछा करने लगा। मेरी प्यारी शहजादी, मुझे भूल गई तुमने वादा किया था कि मुझे महल में रखोगी। वाह! प्रिंसेस दूर से हंसते हंसते बोली। तुम जैसा अजीब सा मेंढक मुझ जैसी खूबसूरत शहजादी के साथ कैसे रह सकता है? प्रिंसेस मेंढक को वहीं छोड़ के महल चली गई। शाम के वक्त महाराजा, महारानी और प्रिंसेस खाने पर बैठ गए। जैसे ही वो खाना खाने लगे, दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मेड ने उन्हें बताया कि मेंढक आया है और कहा कि प्रिंसेस ने उसे बुलाया है और वो अंदर आना चाहता है। महाराजा हैरान हुए और अपनी बेटी से कहा, क्या तुम बताना पसंद करोगी कि क्या हो रहा है मेरी बेटी? डैडी। प्रिंसेस ने महाराजा को वो सब बताया जो सुबह हुआ था। अगर तुमने उस मेंढक से वादा ही कर लिया था तो अब तुम्हें वो वादा पूरा करना होगा बेटी। महाराजा ने अपनी मेड को कहा कि वो उसे अंदर आने दें। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला और मेंढक कूदते कूदते अंदर आया और खाने की टेबल के पास आके रुक गया। अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से सब लोगों को, और बादशाह सलामत, आपका तो बेहद शुक्रिया। मेंढक ने एक छलांग मारी और प्रिंसेस की प्लेट के पास आकर बैठ गया। प्रिंसेस ने नाखुशी के साथ उसको देखा। महाराजा ने मेंढक के लिए एक प्लेट मंगवाई, लेकिन मेंढक ने मना कर दिया। मेरे लिए खाना अलग से मत लगाना, मैं तो शहजादी के साथ ही खाना खाऊंगा। मेंढक प्रिंसेस की प्लेट से खाना शुरू हो गया। प्रिंसेस बहुत अफसरदा थी और वो ये समझ रही थी कि ये मेंढक खाना खाने के बाद यहाँ से चला जाएगा, लेकिन मेंढक का यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं था। जब प्रिंसेस अपने रूम में जाने लगी तो मेंढक उसका पीछा करते करते उसके रूम तक चला गया। वक्त गुजरता गया और मेंढक को नींद आने लगी। मेरी शहजादी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारे बेड पर सोने जाऊं। महाराजा को बुरा ना लगने के डर से उसने मेंढक को वहां सोने दिया। मेंढक जल्दी से बेड पर कूदा और सोने के लिए लेट गया। मेंढक को गुस्सा ना दिखाने के लिए प्रिंसेस मेंढक के बराबर में लेट गई और सो गई। सुबह होते ही मेंढक ने प्रिंसेस को जगाया। सुबह बखैर मेरी खूबसूरत शहजादी, मुझे तुमसे कुछ काम है। अगर तुमने कर दिया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मेंढक चला जाएगा ये सुनकर प्रिंसेस बहुत खुश हुई, पर उसने उसे दिखाया नहीं। ठीक है, बोलो अब क्या काम है? मैं चाहता हूँ तुम मुझे किस करो। प्रिंसेस अपने बेड से गुस्से में उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये नामुमकिन है। मेंढक के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह वो आंसू टपकाने लगा। प्रिंसेस ने थोड़ी देर तक सोचा। ओह, एक छोटी सी किस से क्या हो जाएगा, और वैसे भी उसके बाद ये चला जाएगा। और प्रिंसेस ने मेंढक को किस किया। जैसे ही प्रिंसेस ने मेंढक को किस किया, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। रोशनी की वजह से प्रिंसेस को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर में रोशनी खत्म हो गई।
प्रिंसेस फिर से देखने लगी, पर इस बार उसको अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हुआ। थोड़ी ही देर पहले जहाँ मेंढक खड़ा था, अब वहाँ एक खूबसूरत सा शहजादा खड़ा है। प्रिंसेस सोच में पड़ गई, ये आखिर हुआ कैसे और वो मेंढक कहाँ गायब हो गया। तुम कौन हो? अभी तक तो यहाँ एक मेंढक था। मेरी प्यारी शहजादी, मैं बहुत दूर से आया हूँ तुम्हारे पास। मैं एक जादूगरनी के जादू करने की वजह से मेंढक बन गया था, इसीलिए मुझे एक शहजादी के घर में रहना था ताकि वो मुझे किस करे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम ये सब ना करती तो हमेशा मैं एक मेंढक बन के रहता। प्रिंसेस हैरान तो थी पर बहुत खुश भी थी। वो दोनों महाराजा के पास गए और उनको पूरी कहानी बताई। मेरे ख्याल में ये तुम्हारी जिंदगी का दूसरा सबक है बेटी। हमें किसी को देख के उसके बारे में कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए। महाराजा ने कुछ दिन और शहजादे की मेहमान नवाजी की। प्रिंसेस पूल के पास गई जहां वो पहली बार मिले थे। मेरी शहजादी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी और मेरे महल में रहोगी? प्रिंसेस मुस्कुराई और सर हिला के हाँ करा, और उसी वक्त एक आवाज आई। बेबेब, बेबेब। दोनों ने जहाँ से आवाज आई वहाँ देखा, पूल के नजदीक एक मेंढक था। दोनों ने अपनी सांस रोक ली और उसके बोलने का इंतजार किया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। परेशान ना हो मेंढक, तुम्हें भी एक न एक दिन ऐसी शहजादी जरूर मिलेगी। और वो दोबारा हंसे। थोड़े ही दिनों बाद उन्होंने शादी कर ली और हमेशा खुशी से रहे। बहुत सालों पहले एक भाई बहन की जोड़ी थी, हैंसेल और ग्रेटल। जब वो बहुत छोटे थे, उनकी माँ का इंतकाल हो चुका था। वो अपने पापा के साथ जंगल के एक झोपड़े में रहते थे। उनके वालिद पैसे कमाने के लिए लकड़ी काटते थे। काम और बच्चों की देखभाल के बीच में तंग आके उन्होंने दोबारा शादी करने का फैसला किया। उनकी नई बीवी बहुत अमीर घर से थी। उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो एक झोपड़ी में रहती है, और उसे अपने सौतेले बच्चों से बहुत नफरत थी। सर्दियों की एक रात सोने से पहले हैंसेल और ग्रेटल को कुछ आवाज आई। उनकी नई माँ उनके वालिद से कुछ कह रही थी। सर्दियों में गुजारा कैसे करेंगे? खाने का सामान कम पड़ेगा। इन बच्चों को निकालो वरना हम सब मर जाएंगे। हैंसेल और ग्रेटल के वालिद चिल्लाने लगे। मुंह बंद रखो तुम। मैंने फैसला कर लिया है, कल इन्हें कहीं दूर जाके छोड़ देंगे। ये सुन के ग्रेटल रोने लगी। हैंसेल ने उसे चुप कराया। तुम परेशान ना हो ग्रेटल, हम कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। उस रात हैंसेल बाहर जाकर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर अपनी जेब में रखकर ले आया। अगली सुबह वो सब घर से दूर जाने लगे। उनके वालिद ने बताया कि वो पिकनिक पर जा रहे हैं। चलते चलते चुपके से हैंसेल पत्थर गिराते हुए चल रहा था। शाम होते होते बॉनफायर जला के उनके वालिद और सौतेली माँ वहाँ से निकल गए, ये कह के कि थोड़ी देर में आ रहे हैं, पर वो वापस कभी नहीं आए। रात होते ही जंगली जानवरों की आवाजें पूरे जंगल में गूंजने लगी। ये सब सुन सुन के हैंसेल और ग्रेटल वहीं आग के पास ही बैठे रहे जब तक कि चांद नहीं आया। अब वो उनके डाले हुए पत्थरों की मदद से घर की तरफ जाने लगे। बहुत अच्छे हैंसेल, कितने समझदार हो तुम।
जब दोनों घर पहुँचे तो उनके वालिद हैरान हो गए पर खुश भी थे, और माँ ऐसा दिखा रही थी कि वो खुश है, पर वो नाटक कर रही थी। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। 3 दिन बाद उनकी माँ ने उनसे वापस पीछा छुड़ाने की कोशिश की। इस बार उन्होंने रात को दोनों के दरवाजे बंद कर दिए ताकि हैंसल फिर से पत्थर उठाने ना जा पाए। पर हैंसल बहुत समझदार था। अब की बार जाते हुए उसने ब्रेड के टुकड़े अपनी पॉकेट में रख लिए और उनकी निशानी बनाता गया। दोपहर को बहाने से उनकी माँ और वालिद चले गए, फिर से इन दोनों को छोड़ के। उनके आने की उम्मीद जब खत्म हुई, हैंसल और ग्रेटल सूरज डूबने से पहले निकल गए। पर अब की बार उन्हें ब्रेड के निशान नहीं मिले, क्योंकि सारा ब्रेड तो चिड़िया चुग गई थी। ग्रेटल रो रही थी और हैंसल भी परेशान था। और अब ये दोनों खो गए, ना खाना ना पीना, और जान को भी खतरा था। वो 3 दिन यूं ही घूमते रहे। तीसरे दिन उनको एक सफेद रंग की चिड़िया दिखी। उसने इनको गा के सुनाया। वो उस वक्त अपनी भूख भूलकर उस चिड़िया के पीछे जाने लगे और पीछा करते हुए पहुंचे एक अजीब से घर के बाहर। इस घर की दीवार ब्रेड से बनी हुई थी, छत केक की और खिड़कियां बनी थी कैंडीज से, और सब तरफ क्रीम ही क्रीम। हैंसल और ग्रेटल खुशी के मारे रुक ना पाए। सारी थकान भूलकर वो उस घर की तरफ भागने लगे। जैसे ही वो उससे कुछ खाने के लिए गए, अंदर से एक आवाज आई। अरे कौन काट रहा है मेरे घर को? उनको दरवाजे पर एक बहुत प्यारी सी दादी माँ दिखी। उन्होंने उन्हें सारी कहानी बताई, तो उन्होंने उन दोनों को अंदर बुला लिया। घर जैसा बाहर था, वो अंदर बिल्कुल वैसा नहीं था। अंदर बिल्कुल अंधेरा था और बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। पर भूख से परेशान उन दोनों ने ज्यादा सोचा नहीं। उस औरत ने उन्हें तरह तरह की चीजें खिलाईं, ऐसी चीजें जो उन्होंने पहले कभी नहीं खाई थी। और रात को जिस बेड पर वो सोए, वो बहुत नरम था। सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि वो औरत गायब है। वो दोनों उस औरत को ढूंढने लगे। वहां उन्हें एक छोटा सा दरवाजा दिखा। अंदर गए तो पूरा कमरा खजाने से भरा हुआ था। दोनों हैरान हो गए। हैंसल और करीब से देखना चाहता था। तभी एक आवाज आई। क्यों जी, क्या कर रहे हो? दोनों घूमे और एक चुड़ैल को सामने देखा। मालूम हुआ कि वो औरत एक चुड़ैल थी जो इन बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए ललचा रही थी। उन्होंने भागना चाहा पर दरवाजा बंद हो गया। चुड़ैल ने हैंसल को बालों से पकड़ा और एक पिंजरे में डाल दिया। ग्रेटल को वो घसीटते हुए किचन में ले आई। तुम्हारा भाई बहुत दुबला है, उसे मोटा करने के लिए खाना बनाना है तुमने। गोल मटोल होगा तो मुझे उसे खाने में मजा आएगा, पर तुम कुछ मत खाना, सिर्फ वही खाएगा। जाके खाना बनाओ। ग्रेटल को उसकी बात माननी पड़ी। हैंसल था तो समझदार, उसने एक तरकीब सोची चुड़ैल को चकमा देने के लिए। हर रात
जब चुड़ैल सोती थी तो हैंसल पिंजरे के नीचे जमीन में एक गड्ढा खोदता था। चुड़ैल हर सुबह देखती थी कि हैंसल मोटा हुआ या नहीं। हैंसल कुछ भी नहीं खा रहा था, बल्कि सारा खाना उस गड्ढे में डाल रहा था। दूसरी तरफ चुड़ैल ग्रेटल से और खाना बनाने का कह रही थी। कई दिनों तक यही चलता रहा। मोटा हो दुबला हो, आज तो मैं इसे खा ही जाऊंगी, उसने ग्रेटल से कहा। ओवन में देखो जरा, आटा पका के नहीं। वो डरी हुई थी, पर ग्रेटल अपने भाई जैसे समझदार भी थी। वो समझ गई कि चुड़ैल उसे ओवन में धक्का देने वाली है। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आटा भी दिखाई नहीं दे रहा, ग्रेटल ने ऐसा कहा। चुड़ैल ने खुद अपना सर अंदर डाला। मौका मिलते ही ग्रेटल ने सारी ताकत लगाकर चुड़ैल को अंदर डाल दिया और उसका दरवाजा बंद कर दिया। ग्रेटल को ये पता था कि चाबी कहाँ रखी है। वो फटाफट गई और हैंसल को निकाला। ओवन से आग निकल के पूरे घर में फैल चुकी थी। वो दोनों वहाँ से निकल के जंगल की तरफ भागे, पर कहाँ जाना है ये उन्हें भी नहीं मालूम था। कुछ देर बाद उन्हें एक नदी दिखी। एक बड़े से बत्तख ने उन्हें वो नदी पार कराई। उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें मालूम पड़ा कि वो कहाँ हैं। वो भागते भागते घर पहुँचे। बच्चों को देखकर उनके वालिद बहुत खुश हुए। रोते रोते उन्होंने बताया कि उन दोनों को जंगल में छोड़ के आने की कुछ दिनों बाद ही उनकी माँ अपने मायके चली गई और उन दोनों को कितना ढूंढने की कोशिश करी, पर वो मिले ही नहीं। दोनों बच्चे अपने वालिद से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने सब कुछ भुला दिया, पर वो अपने वालिद के लिए एक सरप्राइज लाए थे। उन्होंने अपनी जेब से बहुत सारे हीरे और मोती निकाले जो उन्हें उस चुड़ैल के घर से मिले थे। उनके वालिद ये देखकर बहुत हैरान हो गए। उनके घराने को फिर कभी किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा और वो खुशी खुशी रहने लगे।